हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान के भागों की बात की जाए तो पिछले टीजीटी के अगर एग्जाम में बात की जाए तो इसका एक ऐसा ट्रेंड रहा हुआ है कि एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिला है। जितने भी प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए हैं उनमें टीजीटी एग्जाम में आपको देखने को मिला है कि एक नए क्वेश्चन जो है हर साल आपको भारतीय संविधान के भागों से देखने को मिला है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट भाग रहेंगे आपके और किस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे। लेकिन सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि भाग क्या होता है आखिर। भाग तो भाग देखिए और कुछ भी नहीं, भारतीय संविधान एक किताब है जो 26 नवंबर 1949 को पूर्णतः बनकर तैयार हुई थी, लेकिन आंशिक रूप से लागू हुई थी। और पूर्णतः लागू हुई थी वो 26 जनवरी 1950 को। इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है कि क्यों जब 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बनकर तैयार हो गया था तो क्यों हमने वेट किया 26 जनवरी 1950 तक का। तो ये सारी चीज़ें हम मॉडर्न हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, लाहौर अधिवेशन। और अगर यहाँ पे डिस्कस करूँगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन इसको शॉर्ट ही रखते हैं और जो टॉपिक का नाम है उसके अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, भारतीय संविधानों के भाग की अगर बात की जाए तो भाग और कुछ भी नहीं, मान के चलिए एक किताब है जिसके 22 भागों में बांटा गया था। 22 चैप्टर थे जिसके अंदर। तो हर चैप्टर को जो है, जैसे पहला जो चैप्टर है उसको नाम दिया गया भाग पहला या पहला भाग, भाग एक, भाग दो, उस प्रकार से जो है। तो चैप्टर ही बेसिकली जो है, चैप्टर को ही क्या बोला गया है, भाग बोला गया है या पार्ट्स बोला गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं चीज़ें किस प्रकार से रही। जब भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तब भारतीय संविधान में क्या था। तो याद रखिएगा, वर्तमान स्थिति में बिल्कुल भी नहीं था। भाग जो है आपको देखने को मिलेंगे कि 22 भाग थे उस समय, और अनुच्छेद थे 395, अनुसूचियाँ थी 8। एक चीज़ ये आप ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार से चीज़ें बनी थी। तो भाग हो गए, अनुच्छेद उसके अंदर किस प्रकार से प्रावधान किए गए हैं उनको अनुच्छेद बोला जाता है। और अनुसूचियाँ उनसे संबंधित कुछ और चीज़ें जो है अलग से मेंशन की गई है, वो अनुसूचियों में है। और वर्तमान में क्या कंडीशन है, किस प्रकार से संविधान में कितने भाग जुड़े और किस प्रकार से अनुच्छेद है, तो उनके बारे में हम देखेंगे कि वर्तमान क्या सिचुएशन है। तो भाग अब 25, माफ कीजिएगा 4 यहाँ पे जुड़ चुके हैं, 26 कीजिएगा इसको। 4 नए भाग जुड़े हैं, 9A, 9B, और उसके बाद आपको यहाँ पे 9क, 9ख, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा 14क, और इसके अलावा 4क भी एक आपको देखने को मिलेगा। अनुच्छेदों की बात की जाए तो 470 प्लस है, अनुसूचियाँ 12 है, और 4 अनुसूचियाँ नई जोड़ी गई है, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। ये सारी जो है नई जोड़ी गई है। और कब जोड़ी गई, तो ये जब हम अनुसूचियों की बातचीत आपके साथ करेंगे तो उस दौरान हम इन चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं और देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण भाग जो है हमारे संविधान में है। तो पहला जो भाग है इसमें आपको देखने को मिलेगा भाग एक, संघ और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। तो इसमें क्या है सर, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि संघ और राज्य क्षेत्र, पहले तो 28 राज्य प्लस 8 यूटीज के बारे में आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा पहले अनुच्छेद में कि भारत जो है राज्यों का संघ है। एक पहला अनुच्छेद ये बोलता है। दूसरे अनुच्छेद में बात होगी कि इसका क्या नाम होगा, क्षेत्र कैसे डिसाइड होगा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि राष्ट्रपति की इसके संबंधित राज्य बनाने से संबंधित किस प्रकार की पावर हैं वो आपको देखने को मिलेगा। और सारी चीज़ें आपको इसी अनुच्छेद में, एक अनुच्छेद से लेकर अनुच्छेद 4 तक, बहुमत पे जो है, कौन से बहुमत पे राज्य बनेगा, साधारण बहुमत होगा, विशेष बहुमत होगा, वो सारी चीज़ें इसी में मेंशन है। आगे चलते हैं भाग 2 के बारे में। तो इसमें नागरिकता है। नागरिकता जो है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में, भारत का नागरिक कौन होगा, कब उससे नागरिकता छीनी जा सकती है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को इसी अनुच्छेद में मिलेगी, जो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच की है। इन्हीं में ये सारी चीज़ें मेंशन है। फिर आता है भाग 3 जिसमें मूल अधिकारों के बारे में वर्णन है। एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपके कौन कौन से मूल अधिकार हैं जो आपको जन्म से प्राप्त होते हैं। और उसके अलावा जो है आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से, देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। होता क्या है, जो संविधान आपको अधिकार देता है वो आपके मूल अधिकार है। संविधान में कुछ आपको देखने को मिलेंगे कानूनी अधिकार है जो मूल अधिकारों से अलग है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि कानूनी अधिकार अलग से और मूल अधिकार जो 12 से 35 के बीच में है वो अलग से। कानूनी अधिकार तो संपत्ति का अधिकार भी है। उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि आपका मत देने का अधिकार हो गया, वो भी कानूनी अधिकार है क्योंकि आपको संविधान ने दिया है। तो इस प्रकार से चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो है आपको जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं। कुछ इसमें विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त होंगे। तो वो सारी चीज़ें हमें भाग 3 में देखने को मिलती है। फिर उसके बाद बढ़ते हैं अगले की ओर, भाग 4। 4 में लिखा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
कि राज्य जब इतना समृद्ध हो जाएगा कि जिस प्रकार से उसे संविधान में कुछ कथित कर्तव्य है या लिखित कर्तव्य है उनको वो धीरे धीरे पूरा करने लगेगा। और जो है लेकिन जो जनता है या जो व्यक्ति है वो राज्य के डीपीएसपी के विरुद्ध यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध जो है न्यायालय में मांग नहीं कर सकता। जब राज्य सक्षम हो जाएगा तो वो स्वयं देना शुरू कर देगा राज्य को, लोगों को। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा कि भाग 4 ये सारी बातें करता है। उसके बाद भाग 4 क की बात करते हैं। तो नागरिकों के मूल कर्तव्य, एक भारतीय नागरिक होने के नाते क्या क्या आपकी नैतिक जिम्मेदारियां हैं उनका अनुरोध आपको इसी जो है चैप्टर में करवाया गया था। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब ये अनुच्छेद आया था तो ये मूल संविधान में नहीं है, इसीलिए अलग से आपको देखने को मिलेगा कि 51 के बाद ए जोड़ा गया अलग से। 51 तो था पहले से ही, लेकिन 51 ए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके आगे अगर देखा जाए तो 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, एक अलग से बिल लाया गया था जिसे बाद में एक्ट बनाया गया। और देखने को मिलेगा कि 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो आपको देखने को मिलेगा स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है आपको ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था बहुत सारी चीज़ें इसमें इसके माध्यम से संविधान में जोड़ी गई थी, जिनमें से एक था मूल कर्तव्य। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला आएगा 5। इसमें लिखा गया है कि भाग 5 जो है संघ सरकार की बात करता है, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। तो देखिए काफ़ी व्यापक जो है आपको ये भाग देखने को मिलेगा। इसमें क्या है, इसमें आपको राष्ट्रपति के बारे में देखने को मिलेगा, उपराष्ट्रपति के बारे में देखने को मिलेगा, प्रधानमंत्री के बारे में, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति हो गए। उसके अलावा बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान है, और जो भारतीय लेखक परीक्षक है उसके बारे में भी यानी कि कैग के बारे में आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। तो वो सारी चीज़ें आपको संघ सरकार के जो काफ़ी व्यापक भाग है उसके बारे में आपको देखने को मिलेगी। फिर आता है भाग 6। भाग 6 बोलता है राज्य सरकार। राज्य सरकार अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक रहेगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि 152 से लेकर 237, और उसी प्रकार से जो सेंट्रल लेवल पे चीज़ें होती है वो आपको स्टेट लेवल पे देखने को मिलेगी। जैसे अगर सेंटर पे राष्ट्रपति है तो यहाँ पे राज्यपाल के बारे में प्रावधान होंगे, प्रधानमंत्री की जगह यहाँ सीएम के बारे में प्रावधान होंगे, सुप्रीम कोर्ट की जगह यहाँ पे हाई कोर्ट के बारे में प्रावधान होंगे। तो वो सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा आते हैं भाग 7 के बारे में। भाग 7 के बारे में तो देखिए हटा दिया गया 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि क्या है। तो याद रखिएगा कि एक कमीशन बनाया था हमने, जब राज्यों के निर्माण के बारे में चीज़ें हमें देखने को मिली थी कि किस प्रकार से आंध्र प्रदेश की मांग जो है उठने लगी थी तेलुगु भाषी लोगों के द्वारा कि हमें जो है तमिल से एक अलग देश चाहिए, तमिल भाषियों से एक अलग जो है राज्य चाहिए। तो उन्होंने तेलुगु के माध्यम से राज्य बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके लिए काफ़ी कमेटीज़ बनी थी। लेकिन अंततः जो है सीरी रमालू पोटी के नेतृत्व में वो राज्य बन जाता है 1 अक्टूबर 1953 को। तो उसी समय भाषा के आधार पर बनाया गया था वो। लेकिन फिर ये देखना, क्योंकि एक जगह एक राज्य की मांग को स्वीकार कर लिया गया था सरकार के द्वारा, तो अब हर जगह अलग अलग डिमांड जो है भाषा के आधार पर कि भाई हम जो है पहाड़ी बोलते हैं हमें अलग स्टेट दीजिए, हम मराठी बोलते हैं हमें अलग महाराष्ट्र दीजिए, हम गुजराती बोलते हैं हम अलग होंगे। तो उस प्रकार की चीज़ें ना हो, तो सरकार ने क्या किया, एक आयोग बनाया जिसका नाम रखा राज्य पुनर्गठन आयोग। पुनर्गठन आयोग रखा गया। इसमें क्या था, 1953 में ये आयोग बना। इसके जो हेड थे फजल अली थे, फजल अली थे, और के एम पणिकर और एच एन हृदयनाथ कुंजूर आपको देखने को मिलेंगे कि दो सदस्य थे। तो इन्होंने जो है ये वाला प्रोविज़न, इन्होंने जो सिफारिशें दी थी कि केवल भाषा के आधार पर नहीं बल्कि आप संस्कृति के वो भी देखिए उनका किस प्रकार से वो संस्कृति उनकी सेम है या नहीं, सांस्कृतिक रूप से अलग है, या प्रशासनिक सुविधा किस प्रकार से हो सकती है। तो काफ़ी मतलब एक फैक्टर के आधार पर आप राज्य नहीं बना सकते, आपको कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो फिर उस करके जो है इनकी सिफारिशों के माध्यम से ही संविधान में ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, और इसके माध्यम से ये वाली चीज़ें हटा दी गई थी और राज्य बनाने की बातचीत हुई थी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आएगा भाग 8 संघीय राज्य, अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक आपको देखने को मिलेंगे। संघीय क्षेत्र से मतलब है जहाँ केंद्र का सीधा शासन होता है, संघीय क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश मतलब ऐसे प्रदेश जो केंद्र द्वारा शासित होते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो डायरेक्ट राष्ट्रपति का ही शासन यहाँ पे होता है, और जहाँ पे विधानसभा होगी वहाँ पे सीएम नियुक्त कर दिया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, और जहाँ पे जो है वो होगा, जहाँ पे विधानसभाएं नहीं होगी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट जनरल जिसे बोलते हैं वो वहाँ पे अपॉइंट होगा। तो इस प्रकार से वहाँ का प्रशासन चलेगा। आगे देखते हैं भाग 9 के बारे में। पंचायतें जोड़ी गई, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक।
तो देखिए अनुच्छेद इतना ज़रूरी नहीं है याद करना, लेकिन आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ज़रूर याद रखना होगा कि 73वां संविधान संशोधन जो है 1993 में लागू हुआ था। देखिए ध्यान रखिएगा कि 73वां संविधान संशोधन जो है पारित कब हुआ था, यानी कि पास कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। लेकिन पारित कब हुआ था, तो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा कि ये 24 अप्रैल थी, जिस दिन पंचायती राज दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं, उसी दिन जो है 1993 में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी इम्प्लीमेंट, यानी कि लागू हो गई थी। तो लागू अगर पूछा जाए तो वो हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। उसके अलावा आगे चलते हैं और देखते हैं 9 क के बारे में। 9 क के बारे में नगर पालिकाएं और नगर पालिकाओं के बारे में, यानी कि शहर की जो स्थानीय स्वशासन इकाइयाँ हैं, किस प्रकार से शहरों में प्रशासन को देखा जाएगा, या किस प्रकार से वहाँ की जो छोटी छोटी वार्ड्स की जो प्रॉब्लम है उनको किस प्रकार से हम बड़े लेवल पे या शहर के लेवल पे डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए नगर पालिकाएं बनाई जाती हैं। और इसके बारे में अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 बी से लेकर 243 जी तक है, या जेड जी आप बोल दीजिए, तो उस तक है। और 74वें संविधान संशोधन जोड़ा कब गया था, तो ध्यान रखिएगा ये भी पारित 1992 में हुआ था, लेकिन इम्प्लीमेंट यानी कि लागू हुआ था 1 जून 1993 को। यह माफ़ी चाहूँगा, गलती से 94 टाइप हो गया। उसके बाद अगर आगे बात की जाए भाग 9 बी के बारे में, तो आपको देखने को मिलेगा सहकारी समितियां, अनुच्छेद 243 GH से लेकर 243 GT तक रहेगी, या ZT ZH आप जो भी इसे प्रोनाउंस करना चाहे उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो सहकारी समितियों के बारे में जो है, और ये जुड़ता कब है, ये जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उनके समय में 97वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था 2011 में। उसके बाद आगे देखते हैं तो भाग 10 क्या बोलता है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। जितने भी हमारे पास शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं उनके संबंधित जो क्षेत्र है वहाँ पे किस प्रकार का प्रशासन रहेगा, उनके किस प्रकार के अधिकारों की हम रक्षा कर सकते हैं, या किस प्रकार का वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो 244 से लेकर 244A तक वो सारी चीज़ें मेंशन है। उसके बाद भाग 11 के बारे में बात की जाए, तो संघ और राज्य के बीच संबंध किस प्रकार से होंगे, संबंध कौन से होंगे। एक तो आपको देखने को मिलेगा कि 7वीं अनुसूची में जो संबंधित विषय बताए गए हैं कि कौन कौन से विषय जो है आपको देखने को मिलेंगे केंद्र के अधीन है, कौन से राज्य के अधीन है, और कौन सा जो है दोनों यानी कि समवर्ती सूची के हिस्से है। और उसके बाद जो है अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ पे है, तो वो भी 248 अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और विधायी शक्तियाँ क्या है, कानून किस टॉपिक पे कौन बना सकता है, राज्य किस टॉपिक पे बनाएगा या केंद्र किस टॉपिक पे जो है कानून बनाएगा। उसके अलावा अगर दोनों जो है एक विषय पर कानून बना देते हैं तो किसका कानून मान्य होगा। कुछ विशेष परिस्थितियाँ जैसे 254(1) की बात की जाए तो वहाँ पे बोला गया है, 254(1) में बोला गया है कि अगर राष्ट्रपति मान्यता दे तो आपको देखने को मिलेगा कि राज्य का कानून भी केंद्र के कानून के ऊपर जो है इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो इस प्रकार की सारी चीज़ें आपको विधायी और जितने भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद जो नदी आयोग होगा, दो राज्यों के बीच का विवाद होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो राज्य और संघ के बीच के संबंध किस प्रकार से है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो वित्त संपत्ति अनुबंध और बाद, तो जितने भी हमारे फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। किसको कितना अनुदान दिया जाएगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा जो हमारा वित्त आयोग है उसकी फ्रेमिंग कैसे होगी, वो सारे प्रावधान यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जीएसटी काउंसिल यहाँ पे है। तो ये सारे जो मुख्य टॉपिक है वो इसी भाग के बीच में आते हैं। तो ये आप मोटा मोटा अभी समझ सकते हैं, बाकी डिटेल से हम सारे भाग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा आता है भाग 13। भाग 13 में क्या बोलते हैं कि भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य, मतलब भारत के भीतर, भारत जो देश है इसके जितने भी 28 राज्य हैं उनके बीच आपको किस प्रकार से जो है चीज़ें देखने को मिलेगी, किस प्रकार से व्यापार होता है, और वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्या प्रावधान है और किस प्रकार से आप व्यापार वो कर सकते हैं। तो ये भारत के अंदर आंतरिक व्यापार की बात हो रही है, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में कैसे व्यापार होगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके अलावा आते हैं भाग 14 पर। 14 क्या बोलता है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। कौन सी सेवाएं, तो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे यूपीएससी, आपको देखने को मिलेगा स्टेट पीसीएस या स्टेट पीएससी, यूपीएससी हो गया, एचपीएस भी इसी के अंतर्गत, एचपीएससी भी इसी के अंतर्गत आएगा। उसके अलावा अगर बात की जाए तो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी आपको देखने को मिलेगा कि विशेष परिस्थितियों में जो है दो राज्यों के लिए एक ही कमीशन होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो फिर उसके बाद 200 जो 312 वाला अनुच्छेद है वो भी बोलता है कि राज्यसभा अगर चाहे तो किसी केंद्र के अधीन सेवा को क्या कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं और शुरू भी कर सकते हैं। तो ये कुछ जो है
राज्यसभा की स्पेशल पावर आपको देखने को मिल जाती है, तो इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं और देखते हैं भाग 14 ए में 14 का क्या कहता है। तो 14 का में जो है न्यायिक कार्यपालिका, न्यायिक कार्यपालिका या अधिकरण के नाम से, अधिकरण आपको जो है अगर ज़्यादा कानूनी भाषा में कहा जाए तो आपको अधिकरण आ सकता है ऑप्शन में। तो अनुच्छेद जो है 323 ए और 23 बी जो है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में जोड़े गए थे, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। आगे अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको भाग 15, ये 14 का की बातचीत थी। भाग 15 के बारे में बात की जाए तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा चुनाव। चुनाव 324 से लेकर 329 ए के बीच में यहाँ क्या है कि निर्वाचन आयोग के बारे में बातचीत होगी। 326 बोलेगा कि व्यस्क मताधिकार की बातचीत है, वो सारी चीज़ें क्या क्या शक्तियाँ होगी निर्वाचन आयोग की, किस प्रकार की उनकी संरचना होगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद आता है भाग 16। भाग 16 होता है विशेष प्रावधान, किसके लिए, एससी एसटी ओबीसी आदि के लिए जो है विशेष प्रावधान। ये क्या है, तो विधानसभा में कितनी सीटें रिजर्व होगी वो चीज़ें यहाँ पे है। उसके अलावा जो है एससी एसटी को लोकसभा राज्यसभा में किस प्रकार की चीज़ें रहेगी, इनसे संबंधित जो आपको बॉडीज देखने को मिलेगी, यानी कि जो संस्थाएं इनके उद्धार के लिए या कहें इनके अपलिफ्टमेंट के लिए कार्य करेगी, वो सारी संस्थाएं भी आपको इसी के अंतर्गत देखने को मिलेंगी। तो वो सारा इस टॉपिक में आता है। उसके बाद देखा जाए तो राजभाषा, राजभाषा कहाँ देखने को मिलेगी, तो 343 से लेकर 351 तक आपको देखने को मिलेगी। भारत की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरिक होगी। उस प्रकार की बातचीत आपको सारी यहाँ पे देखने को मिलेगी कि इसमें ही लिखा गया है कि राज्य अगर चाहे तो अपने संवाद की भाषा चेंज कर सकता है, और जब तक नहीं मतलब चेंज करता तब तक इंग्लिश रहेगी। तो वो सारी चीज़ें संघ एंड राज्य जब बातचीत करेंगे, आपस में पत्र व्यवहार करेंगे, तो वो कौन सी लैंग्वेज में होगा, तो जो संघ चाहेगा उस वाली लैंग्वेज में होगा। तो ये सारे प्रावधान जो है इसी के बीच में। उसके बाद आता है भाग 18। भाग 18 क्या कहता है, आपात उपबंध। आपात उपबंध क्या है, तो 3 प्रकार के आपातकाल होंगे, आपको मोटा मोटा समझने की कोशिश करिएगा। 342 से लेकर 360 तक है, तो 352 से लेकर 360 तक। 352 क्या बोलता है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। 356 क्या बात करता है, राष्ट्रपति शासन की बात करता है, राष्ट्रपति शासन की बात करता है। लेकिन राष्ट्रपति शासन जैसा कोई शब्द है ही नहीं संविधान में जुड़ा हुआ, तो राज्य आपातकाल की बात यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। और 360 जो है वित्तीय आपातकाल की बात करेगा, वित्तीय आपातकाल की बात करेगा। और इस दौरान जो है किस प्रकार से अनुच्छेद 19 के साथ या मौलिक अधिकारों से कैसा संबंध रहेगा, इन तीनों मतलब राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस प्रकार से तीनों जो हमारा मौलिक अधिकार है उनसे कैसा संबंध रहेगा, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके अलावा कैसे 365 जो है इसे बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है कि 356 जो है किसी राज्य में लागू किया जा सके, तो वो सारी चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिलेगी भाग 18 में। फिर आता है भाग 19 जिसमें है विविध, यानी कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कुछ चीज़ें, कुछ स्पेशल प्रोविजंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भाग 20। तो भाग 20 में क्या है, आपको देखने को मिलेगा संविधान में संशोधन होते हैं। संविधान में किस प्रकार से संशोधन, यानी कि अभी तक आपने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक है एक, ठीक है, इसमें कुछ अगर संशोधन हम करेंगे तो किस प्रकार से जो है अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाएंगे तो वो जो है यहाँ जुड़ेगा, यहाँ एक अलग से पन्ना जुड़ेगा। लेकिन अगर संविधान की किताब में ही आपको संशोधन करना हो, किस प्रकार की चीज़ें अगर कुछ परिवर्तन इस किताब में आपको करना है जो पहले से लिखी गई चीज़ें हैं, तो वो आपको देखने को मिलेगा कि इस एक्ट के माध्यम से 368 के एक्ट 368 जो अनुच्छेद है उसके माध्यम से हम ये चेंजेस करते हैं, और साउथ अफ्रीका से ये लिया गया था। ये भी चीज़ें हम देखेंगे। उसके अलावा बात आती है भाग 21 की। इसमें क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान है 369 से लेकर 392 तक। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कहाँ से कहाँ तक आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है भाग 22। भाग 22 में क्या है, लघु शीर्षक, प्रारंभ, अधिकार बल। तो ये सारी चीज़ें 300 यहाँ आपको देखने को मिलेगा 393 से लेकर 395 के बीच में। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है भाग के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो चलिए, जो भाग से इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती थी वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। याद रखिएगा कि आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की अगर बात की जाए तो कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे भाग 7 में क्या है, तो 7 में हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाग 7 में क्या है। उसके अलावा अगर बात की जाए भाग 7 में आपको देखने को मिलेगा कि जो हमने प्रोविज़न 238 पढ़ा था,
कि किस प्रकार से हटा दिया गया है ख भा ख के राज्यों को, वो वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और भी जो है अन्य प्रश्न इससे बन चुके हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। और जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी का मेरे अकॉर्डिंग तो सिंपल सा सीन है कि आपको जो है क्या करना होगा, फ्री के नंबर होंगे। अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें आ जाता है तो जितने भी आपके 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे वो लगभग 20 एक दिन में आपके पूरे बन सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें डेवलप हो जाए। तो यहीं पे जो है मैं क्लास आज की समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।